हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंटोमैथ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इसे जानते हैं, लेकिन उसे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी को समझ लेना जरूरी है। तो उन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि बीम्स कितने टाइप की होती हैं। तो बीम बेसिकली होती क्या है, हमारा जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज़ करते हैं, यानी इलास्टिक नेचर वाला, उसके ऐसे स्ट्रक्चर को जब हम चूज़ करते हैं जिसकी लेंथ उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हायर होती है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बीम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अब बीम हमारी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ी हो तो उस पर किस किस तरह की लोडिंग के थ्रू हम नए नए स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हैं, उससे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी बीम दोनों साइड के या दोनों एंड के ऊपर इस तरह की लोड लगा रखे हों, जिसे हम इसे रोलर सपोर्ट बोलते हैं और इसे हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं। इसे हम आने वाले चैप्टर्स में और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि रोलर और हिंज सपोर्ट होते क्या हैं। एक बार के लिए हम जानते हैं कि जब दोनों किनारों पर सपोर्ट लगे हों तो उसे हम सिंपल सपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर हमारी बीम कुछ इस तरह से है कि उसके एक किनारे को हमने फ्री एंड दे रखा है, यानी उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं दे रखा, और दूसरी तरफ इस तरह से एक सपोर्ट दे रखा है जिसे हम फिक्स सपोर्ट के नाम से जानते हैं, तब हम उस बीम को बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। एक तीसरी टाइप की बीम हो सकती है जहाँ पे हम उस बीम के दोनों एंड को फिक्स कर दें, जिस बीम को बोलेंगे फिक्स सपोर्ट बीम। और अगर हम किसी बीम को कुछ इस तरह की पोजीशनिंग में करें कि उसके सपोर्ट के बाहर भी बीम का कुछ हिस्सा निकला हो, तो उसे ओवरहैंग्ड बीम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में हमने जाना था कि अगर हमारा एक साइड सपोर्ट लगाओ और एक एंड फ्री हो, और अगर उसी फ्री एंड पे हम एक सपोर्ट लगा देते हैं जो कि हिंज भी हो सकता है और रोलर भी हो सकता है, यहाँ हमने रोलर सपोर्ट लिया है, तो उस टाइप की बीम को हम प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलने वाले हैं। और लास्ट हमारी बीम बचती है अगर हमारे सपोर्ट एंड्स के अलावा बीच में भी है, यानी कि सपोर्ट दो से ज़्यादा है, तब उस टाइप की बीम को बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। अब दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल लिया है, तो इसके थ्रू हमने जाना कि बीम्स कितने कितने टाइप की हो सकती है जब हम उस पर डिफरेंट टाइप के लोड और सपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो अब देख लेते हैं इन सपोर्ट्स को जो कि हमने अलग अलग टाइप पे प्रोवाइड करे थे, और ये सपोर्ट लगने पे क्या क्या इम्पैक्ट उस बीम के ऊपर आता है उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखी हो तो हम जानेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है वो फिक्स टाइप का है, और फिक्स टाइप का सपोर्ट जब हटता है तो वो हमें देता है 3 टाइप के रिएक्शनल फोर्सेस और मोमेंट, जिसमें से एक हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक हमें वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स मिलता है, और एक हमें मोमेंट मिलता है जो कि रिएक्शन देता है अगेंस्ट द मोमेंट प्रोवाइडेड बाय द बीम इटसेल्फ। दूसरा हमारा सपोर्ट था हिंज सपोर्ट, जिसे हम पिन सपोर्ट का नाम भी देते हैं। पिन सपोर्ट को लगाने पे हमें 2 रिएक्शंस मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का मोमेंट हमें नहीं मिलता है। और तीसरा हम सपोर्ट देखने वाले हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर में दे रखा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि रोलर जब यहाँ पर चलता है तो कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं होने के कारण हमें हॉरिजॉन्टल वाली जो रिएक्शन मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और सिर्फ वर्टिकल वाली रिएक्शन मिलने वाली है। तो हम इसे याद रखेंगे कि फिक्स के अंदर हमें तीनों मिल रही थी, उसके बाद पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट के अंदर 2 रिएक्शन मिल रही थी, और रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन मिलती है। अब हम लोडिंग की बात कर लेते हैं, तो कि हमारा जो सपोर्ट है बीम के ऊपर उस पर लोडिंग किस किस टाइप की लग सकती है। तो हमारे अगर लोड कुछ इस तरह से शो कर रखा हो तो इसे हम पॉइंट लोड कहते हैं, यानी हमारा जो लोड है वो सारा का सारा एक ही पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। अगर हमारा लोड कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हो, यानी कि उसकी अमाउंट वेरी कर रही हो और वो एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होकर एक सर्टेन पॉइंट तक
लगातार एक बीम पे लग रहा हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। अगर यही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की अमाउंट हमें कांस्टेंट दिखे तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्म लोड। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा लोड जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एक सर्टेन टाइम के साथ और एक सर्टेन वैल्यू के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उस टाइप के लोड को हम बोलने वाले हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और नेक्स्ट हमारा एक रिएक्शन सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं, अगर एक मोमेंट भी लगता है तो उसकी वजह से जो हमें रिएक्शन मिलने वाला है उस लोड को हम बोलेंगे कपल। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उनको जान लेते हैं। तो हम ये जाने कि हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है दो टाइप की बीम का निकाल सकते हैं और कुछ टाइप की बीम का नहीं निकाल सकते हैं। तो जिनका हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकाल सकते हैं उनके लिए हमें पहले बीम का लोड कैलकुलेट करना होगा, और लोड जिन बीम का कैलकुलेट हो सकता है उन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट बीम्स। और डिटर्मिनेंट बीम में हम लोड किस तरह से निकालते हैं, हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेक करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन में को चेक करने के बाद एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को जीरो कर देंगे, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस के सम को जीरो कर देंगे और टोटल नेट मोमेंट को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। लेकिन जो हमारी इनडिटर्मिनेंट बीम होती है वो इन तीनों इक्वेशन पे लगने के बाद भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट रह जाता है, जिसके कारण हम सारे के सारे लोड ऑब्टेन नहीं कर पाते। उस टाइप की बीम को हम इनडिटर्मिनेंट बीम बोलेंगे। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बीम के बारे में जानने वाले हैं। और अगर हमारा क्वेश्चन में कभी इस तरह का फ्रेम हो जाए कि अननोन क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो या हमारे कांस्टेंट के थ्रू निकल नहीं पा रही हो तो उस टाइप की बीम को हम इनडिटर्मिनेंट बोलेंगे और इनडिटर्मिनेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो अभी जो भी हमने समझा उस सबको एक क्वेश्चन के रूप में कंबाइन करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट्स में और क्लियरिटी आए। तो यहाँ पे हमने एक बीम ली है जो कि ए से बी तक है, जिसमें हमारे पास 3 लोड लगे हुए हैं और तीनों लोड हैं पॉइंट लोड, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। हमारी बीम का टाइप है सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सपोर्ट लगे हुए हैं और दोनों के दोनों सिर्फ एंड पर लगे हुए हैं। तो ये हमारा सिंपली सपोर्ट की कैटेगराइजेशन में था। तो लोड जो हमें लगे हुए हैं उनकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में देखें तो 50 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन और 70 किलो न्यूटन है, लेकिन उनकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर के डिफरेंस में है। तो हमें निकालना है कि रिएक्शन सपोर्ट पे क्या क्या लगने वाला है। रिएक्शन सपोर्ट में अगर हमसे पूछा है तो हमें सारी रिएक्शंस के बारे में बताना होगा। तो अगर हम इस पिन सपोर्ट के या हिंज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ हमने देखा था कि पिन सपोर्ट जब भी हमारे पास होता है तो 2 टाइप की रिएक्शन जनरेट होती है, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। और जब हमारा रोलर सपोर्ट लगा होता है तो हमें सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन मिलती है जो कि होती है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो ये 3 हमारे अननोन हैं और 3 हमारे पास नोन हैं। अगर नोन और अननोन की वैल्यूज बराबर होती हैं तो हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे कैलकुलेशन के लिए 3 इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लगा है, सिर्फ R2 के बराबर। तो R2 हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस जब वाई डायरेक्शन में बात करें तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये दोनों लग रहे हैं जो कि इक्वल होंगे नीचे की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस के। तो जब इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और हमें दूसरी इक्वेशन मिल सकती है जब हम मोमेंट का यूज़ करें। मोमेंट हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। यहाँ पर हम पॉइंट बी चूज़ कर रहे हैं और देखते हैं मोमेंट कितना आता है। तो मोमेंट अबाउट बी जब करते हैं तो अब हमें पता चलता है कि ये देखिए इस पॉइंट पे निकालना था तो इस पॉइंट पर
खुद का R3 का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, R2 क्योंकि इसी लाइन में आ रहा है तो उसका मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो R1 इंटू ये डिस्टेंस 70 इंटू ये डिस्टेंस, और सारे क्लॉकवाइज एक तरफ और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ रख देंगे तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। R1 की जो वैल्यू आएगी उसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। यहाँ से हमें R1 और R2 दोनों कैलकुलेट हो गए। तो इस तरह से हम लोड जब दे रखा हो तो उसके थ्रू रिएक्शंस निकाल सकते हैं, और ये रिएक्शन हमें आगे काम आने वाली है जब हम आगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा यूनिक था तो उसे मैंने इंक्लूड करा है। अगर हमारे टाइप ऑफ लोडिंग जो हो वो वर्टिकल ना होकर, यानी ट्रांसवर्स एक्सेस के अलोंग ना होकर थोड़ी सी टिल्ट हो। ट्रांसवर्स एक्सेस हमारी वो एक्सेस होती है जो हमारी लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, तो उस एक्सेस पे ना होकर अगर इस तरह से डिवाइड कर रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना, इस लोड के दो कंपोनेंट ले लेने हैं। एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल में टूटेगा और एक हमारा वर्टिकल में टूटेगा, और उन दोनों की दोनों कंपोनेंट का यूज़ करते हुए हम रिएक्शन निकालेंगे। और रिएक्शन हमारी कितनी आएंगी हम देखते हैं। यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट और यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट लगा है। रोलर सपोर्ट में R1 रिएक्शन अगर मिलती है तो यहाँ हमें दो रिएक्शन मिलने वाली है, R2 और R3, जिनकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को पहले की तरह कैलकुलेट करने पे। बस यहाँ पे नई चीज़ हमें मिली है कि इस फोर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दो इक्विवेलेंट कंपोनेंट में। और ध्यान देने वाली बात यह है इस बार हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इक्वल मिल जाएगा इस लोड के एक कंपोनेंट के इक्वलिटी में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारे पास जनरेट हो सकते हैं जब हम रिएक्शन निकालने जाएंगे, तो वो है ब्रैकेट क्वेश्चन। यानी हम इस तरह के अगर स्ट्रक्चर दे रखा हो तब तो हम रिएक्शन और लोड की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, आइए उसे देखते हैं। अगर हमें इस तरह का ब्रैकेट लगा हो तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, ये ब्रैकेट टूटता है तो एक लोड और एक मोमेंट प्रोवाइड करता है। जो हमें लोड मिलेगा वो इस पॉइंट पे जहाँ से ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे लोड मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड उस ब्रैकेट के ऊपर लगने वाले मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और हमारा जो ब्रैकेट के ऊपर मोमेंट लगने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाले मोमेंट को, जैसे हम देख पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट हमें मिलने वाला है। अगर हम इस पॉइंट या इस पॉइंट से देखें और मोमेंट की वैल्यू होगी फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अगर हम मान लेते हैं कि ये 2 हमें जिस तरह से गिवन है 2 मीटर का, तो 2 इंटू 40 यानी 80 किलो न्यूटन मीटर का हमें मोमेंट इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो अब हमें रिएक्शंस निकालनी है। तो रिएक्शन हम जानते हैं कि 3 रिएक्शन यहाँ पर आएंगी, क्योंकि एक रोलर सपोर्ट है और दो रिएक्शन हमें मिलने वाली है हिंज सपोर्ट से। तो R1, R2 और R3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि 3 अननोन हैं, 3 नोन हैं, इजीली हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हमने शेयर फोर्स के बेसिक को जाना, ये पता किया कि लोडिंग किस तरह से होती है और लोड किस किस टाइप के लग सकते हैं और उनके थ्रू रिएक्शन कैसे कैसे जनरेट हो सकती है और उन रिएक्शन के मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो ये सब जानने के बाद हम एलिजिबल हैं कि अब हम शेयर फोर्स को निकाल सकें और शेयर फोर्स को समझ सकें। तो शेयर फोर्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो शेयर फोर्स हमारा इसी तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में किसी भी फोर्स पे लगने वाले कंपोनेंट का, उसे हम डेवलप। तो शेयर फोर्स बेसिकली कुछ नहीं, हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है फोर्स का, जो रिएक्शन हमने अभी कैलकुलेट करी, उन रिएक्शन का कंपोनेंट ही हमें शेयर फोर्स देता है। तो शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेस को किस किस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है साइन कन्वेंशनल की, और साइन कन्वेंशनल शेयर फोर्स में कुछ इस तरह से होता है। लेट सपोज अगर हमने बीम के इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारा पार्टिंग लाइन है, तो अगर हमारा इस तरह का फोर्स यहाँ पर
यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। और जब हम बीम का पोजीशनिंग इस तरह से करते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में अपवर्ड हो या राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारा डाउनवर्ड हो, तो हमारा नेगेटिव शेयर फोर्स मिलता है। इसे याद करने का सिंपल तरीका ये है कि हम ध्यान रख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी शेयर फोर्स लगेगा, ये क्लॉक जब इस तरह से काम करेगी तब हमारा शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो शेयर फोर्सेस नेगेटिव होंगे। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट भी इंटरनल मोमेंट ही है जो कि प्रोड्यूस होता है और मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम को। तो बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन हमने पहले देखी थी फोर्सेस वाले चैप्टर में। एक बार फिर से उसे रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमारी बीम कुछ इस तरह से टिल्ट होती है मोमेंट लगने के बाद, तो उससे हम सैगिंग बोलते हैं और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव। और अगर बीम हमारी इस तरह से कुछ बेंड होती है तो उसे हम होगिंग का नाम देते हैं, और होगिंग की डायरेक्शन हमें नेगेटिव लेनी होती है क्वेश्चन के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। ये दो रिलेशनशिप हम ध्यान रखने हैं। एक तो कि अगर शेयर फोर्स का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमें लोड मिलता है, और बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमें शेयर फोर्स मिलता है। लेकिन शेयर फोर्स वाले फॉर्मूले में हमें नेगेटिव साइन को ध्यान रखना है, और इसी के थ्रू हम आगे न्यूमेरिकल में काम करेंगे। तो हमारे अभी तक के कुछ बातों का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के रिलेशनशिप से कुछ कंक्लूजन जो निकल कर आता है वो ये है कि अगर हमारे पास लोड कंसंट्रेटेड टाइप का है तो शेयर फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट किसी पॉइंट पर लगा हुआ है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और अगर हमारा शेयर फोर्स किसी पोजीशन पे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पे साइन चेंज करे तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और अगर ये पॉइंट एक से ज़्यादा बार किसी हमारे डायग्राम में मिलेंगे तो हम उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलने वाले हैं फोकल लेंथ। अगर हमारा शेयर फोर्स किसी एक रीजन में कांस्टेंट होता है, यानी कि पॉइंट लोड लगने के बाद काफ़ी टाइम तक दूसरा कोई लोड अप्लाई नहीं होता, तो उस बीच में हमारा जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा तो उस शेयर फोर्स कांस्टेंट वाले रीजन को बोलने वाले हैं हम शेयर स्पैन। तो ये हमारे कुछ कंक्लूजन थे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के एप्लीकेशन से पहले। तो अब हम देखते हैं कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बनाते हैं और किस किस तरह की सिचुएशन हमारे पास हो सकती है, और उन सिचुएशन में हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैसे कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले जब हमने लोडिंग की बात करी थी तब हमने अलग अलग टाइप के बीम्स देखे थे। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं कैंटिलीवर बीम के साथ। तो कैंटिलीवर बीम अगर हमारे पास है और उसमें हमारे पास इस एग्जाम्पल के लिए हमने दो फोर्सेस अप्लाई करे हैं। एक पीक मैग्नीट्यूड का फोर्स हमें कॉर्नर से लग रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। शेयर फोर्स के लिए हमने एक बात देखी थी कि अगर शेयर फोर्स किसी सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन क्लॉकवाइज की तरफ जाने को चाह रही है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो हमारा शेयर फोर्स मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आएगा, और ये पी कांस्टेंट यहाँ एक्स तक चलता जाएगा जब तक हमारा दूसरा कोई फोर्स इंक्लूड नहीं होता। यहाँ तक हमारा कोई दूसरा फोर्स इंक्लूड नहीं होता है तो हम इसे इस पॉइंट तक लगातार शेयर स्पैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई दूसरा फोर्स मिलता है तब हमें यहाँ पर एक नया सेक्शन लेना होगा, और क्योंकि हम डाउनवर्ड साइड को
पॉजिटिव की तरह इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब हम आगे चलने पर जो भी फोर्सेस डाउनवर्ड साइड में आएंगे उन्हें पॉजिटिव लेते जाएंगे, और जो हमारे अपवर्ड साइड में फोर्सेस मिलने वाले हैं उन्हें हम नेगेटिव की तरह लेंगे। तो हम आगे जब चलते हैं इस पॉइंट तक आने पे हमारे शेयर स्पैन के अंदर एक फोर्स आता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जैसा कि हमने देखा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस को अब नेगेटिव लेना होगा, यहाँ पर हमने जब एक बार डायरेक्शन को फिक्स कर लिया है तो अब ऊपर वाले फोर्स को जब हम नेगेटिव लेंगे तो कुल मैग्नीट्यूड हमारा P माइनस P 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा और शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंज होगा। और आगे आने वाले जब तक हमारे पास कोई दूसरा लोड नहीं आ जाता तो शेयर फोर्स इस तरह से चलता रहेगा, और हम देखते हैं कि फाइनल कुछ डायग्राम इस तरह से तैयार होता है हमारा शेयर फोर्स स्पैम का। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट में हमने डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन में लोड इस तरह से लग रहा है जो कि नीचे है। अब हम देखते हैं कि ये लोड लगने पे क्या बीम हॉगिंग करेगी या सैगिंग करेगी। तो ये बीम कुछ नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो ये आर्क हमें हॉगिंग वाला देगी, और हॉगिंग वाले आर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली बात तो ये क्लियर हुई कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा नेगेटिव साइड स्लोप करेगा। अब दूसरी बात, हमारे बेंडिंग मोमेंट की जब अमाउंट की आती है तब हम एक सेक्शन काट लेते हैं। उस सेक्शन की मान लेते हैं कि डिस्टेंस फ्री एंड से x है, तो हमारा मोमेंट इस पॉइंट पर कौन सा मिलने वाला है। इस पॉइंट पे हमें मोमेंट मिलेगा p फोर्स इंटू x डिस्टेंस। तो ये हमारा मोमेंट p इंटू एक्स हो जाएगा, और डायरेक्शन हमने देखा है कि नेगेटिव मिलने वाली है, और ये x यहाँ पर 0 और यहाँ पर a है। तो हम इसको कंटिन्यूसली एक डायग्राम में लीनियर इंक्रीमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं। तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक कोई दूसरा फोर्स या मोमेंट किसी डायग्राम में नहीं आता तब तक हम उसको उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि एक और फोर्स यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो हम इस तरफ से एक सेक्शन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ हम x डिस्टेंस पे मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तब हमें पता चलता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हमने नेगेटिव लिया था तो माइनस का p इंटू एक्स प्लस हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंट मिलने वाला है p इंटू एक्स माइनस ए। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मोमेंट p इंटू ए का मिल जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम शो होगा इस रीजन के लिए। तो हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक कैंटिलीवर बीम के लिए तैयार हो गया है। अब हम अलग अलग फोर्सेस को अप्लाई करके नए नए डायग्राम को देख सकते हैं, जैसे कि हम आगे अब दूसरे एग्जांपल्स में देखने वाले हैं। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पर ये है कि फोर्स हमने अप्लाई करा है कैंटिलीवर बीम के अंदर एक पॉइंट लोड W और एक स्मॉल w नाम का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे पास है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम जानते हैं जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस लोड की पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहने वाली है। तो मेथड हमारा हमेशा पहले की तरह सेम रहेगा। हम एक सेक्शन ले लेंगे जो कि x डिस्टेंस पे होगा हमारे फ्री एंड से। तब हम देखते हैं कि ये फोर्स हमें नीचे की तरफ दे रहा है या क्लॉकवाइज की तरफ दे रहा है, तो इसे पॉजिटिव लेंगे, W नाम का पॉजिटिव फोर्स मिलेगा। और साथ में जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसे हम W इंटू इसकी लेंथ के साथ में इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम बढ़ते जाएंगे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेंथ के साथ बढ़ने वाला है। तो हमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जब हम बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो हमें बेंडिंग मोमेंट जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि हॉगिंग की वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे की तरफ कर्व करने वाला है, और यहाँ पर हमारे दो फोर्सेस की वजह से बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। तो हम एक W फोर्स और X के साथ डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दें ये नेगेटिव डायरेक्शन में, और साथ में हमारा स्मॉल w जो फोर्स लग रहा है जो कि यूनिफॉर्म लेंथ पे है, और मान लेते हैं कि उसका टोटल मैग्नीट्यूड हमें एक पॉइंट पे मिलने वाला है जो कि x/2 डिस्टेंस पे है,
क्योंकि हमारा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे एक मोमेंट के रूप में कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पॉइंट लोड एज्यूम करना होगा जो कि बराबर डिस्टेंस पे है दोनों ही एंड से। तो अगर हमें एक्स एंड से मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे फ्री एंड से भी x/2 डिस्टेंस पे होगा और हमारे एजम्पशन पॉइंट के भी x/2 डिस्टेंस पे होगा। तो हमारा टोटल नेट मोमेंट मिलने वाला है स्मॉल w इंटू x²/2। ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि दोनों ही हॉगिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और यही x हमें कंटिन्यूसली मिलता जाएगा जब तक हम आगे बीम के लेंथ L तक नहीं पहुंच जाते। तो नेट मैग्नीट्यूड हमारा बेंडिंग मोमेंट का होने वाला है w इंटू एक्स प्लस स्मॉल w x² और L लेंथ पर ले जाने पे उसका मैग्नीट्यूड टोटल हो जाएगा WL प्लस स्मॉल w L²/2। अब इसके ग्राफ को देखें जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके ग्राफ को हम सीधा ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे कि हमने बेंडिंग मोमेंट वाले ग्राफ, जैसे कि हमने शेयर फोर्स वाले ग्राफ में देखा कि वो ग्राफ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर x² की टर्म आ रही है तो एक पैराबोला बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कर्व ट्रेस होगा और हम उस पैराबोला के स्लोप को भी निकाल सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहें कि पैराबोला हमारा इस शेप का बनेगा या फिर दूसरी तरह से बाहर की तरफ निकलता हुआ बनेगा, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम चेक करें कि हमारा इक्वेशन के साथ में जो बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो कुछ वैल्यूज हम पुट करके देख सकते हैं और हमें सेटिस्फाई हो जाएगा कि हमारा कर्व किस तरह का बनने वाला है। तो अब हमें बेसिक पता चला कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालते कैसे हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इस तरह का अगर शेप दे रखा है जिसमें हमारा W यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं जो कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है और W यहाँ पर इस जगह पे लोड है और जीरो लोड जो है इस पोर्शन पे है। L इस बीम की लेंथ मान सकते हैं और हम इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह का होगा ये आपको सोचना है। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम लगने वाला है। एक सेक्शन लेना है और सेक्शन के अंदर टोटल लोड किस तरह का लग रहा है। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो पॉइंट लोड डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा और अगर पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, कोई और लोड लग रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड को टोटल एरिया के साथ में वेरी करना है। और कर्व में बता देता हूँ एक बार कि कर्व यहाँ पर शेयर फोर्स का कर्व बनने वाला है और बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व है वो क्यूबिक बनेगा। तो आप इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे किस तरह का कर्व बन सकता है और स्लोप किस तरह का रहने वाला है। तो अब हम बीम की बात कर रहे थे तो ये जो सारे केसेस अभी हमने देखे ये सब चल रहे थे कि कैंटिलीवर बीम में किस किस टाइप के लोड लग सकते हैं। कैंटिलीवर बीम में हमने पॉइंट लोड देखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखा और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड देखा। तो यही सारे लोड हम बीम की शेप चेंज करें तो अलग अलग तरह से लग सकते हैं। जैसे कि हमने अब नई बीम जो ली है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम और उसमें हम जो सबसे पहला लोड लगा रहे हैं वो है हमारा पॉइंट लोड। और पॉइंट लोड लगने की वजह से हम यहाँ पर पहले जिस तरह से रिएक्शन निकाल चुके हैं और रिएक्शन हमें निकालनी होगी फिर से और उन रिएक्शन के थ्रू हमें शेयर फोर्स निकालना होगा। शेयर फोर्स हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से चालू कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो कि हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। उसके बाद हमारी बीम आ जाती है यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन वाली, जिसमें हमारा कर्व शेयर फोर्स के लिए लीनियरली इंक्रीज और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्वाड्रेटिक पोजीशन में रहने वाला है। उसकी कर्व को आप प्रैक्टिस करें। और ये एक क्वेश्चन है जिसमें लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है 0.0 से लेके और स्मॉल w मैग्नीट्यूड तक। कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि अगर इस तरह के केसेस हमारे क्वेश्चन में आते हैं तब हम उनको कैसे एलिमिनेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक ब्रैकेट का केस देखा था, वो स्पेशल केस की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो दूसरा हमारे पास स्पेशल केस आने वाला है वो है हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन में दिया होगा तो हिंज सपोर्ट को
नॉर्मल सपोर्ट में चेंज करने के लिए हम बीम को यहाँ से दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे, और दो पार्ट में सेपरेट करने के बाद एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो एक अपवर्ड और एक नेगेटिव एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लगेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड हमें खुद सेट करना होगा कि हम किस तरह के पोजीशनिंग में सेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कैंटिलीवर बन जाएगा अगर हम इसे सेपरेट कर दें। तो कैंटिलीवर पे हम एज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कंफर्टेबल जोन की रिएक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और अगर यहाँ पर अपवर्ड में हमने एज्यूम करी है तो हम यहाँ पर रिएक्शन को हिंज बीम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें दो तरह के सेपरेट स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जिसमें से एक हमें सिंपली सपोर्टेड बीम मिलने वाली है और एक कैंटिलीवर बीम मिलेगी। तो कैंटिलीवर पे हम रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड ले रहे हैं, और इसीलिए हमें जो सिंपली सपोर्ट है उस पर रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लेनी होगी। तो इस तरह से हमारा दोनों के दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं और इक्विलिब्रियम की पोजीशनिंग में आ रहे हैं। तो दोनों केसेस को सोल्व करके हम आर रिएक्शन को निकाल सकते हैं, और आर रिएक्शन की वैल्यूज को पुट करके हम दोनों पॉइंट को जब मिक्स करेंगे तो वहाँ पे हमें शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएगा। और हिंज सपोर्ट के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हिंज सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि हिंज सपोर्ट इन दो अलग अलग बीम के एंड पॉइंट की तरह बिहेव करता है। और एंड पॉइंट पे हमने देखा है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन के थ्रू भी 0 आई है। तो ये हमारा स्पेशल केस हुआ। इसी के साथ हमारे सारे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बेसिक कंक्लूजन को खत्म करा हमने क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखा।